चलिए बच्चों, अब सवर्ण महासंघ फाउंडेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और ये क्लासेस जो है वो आपको सवर्ण एजुकेशन ऐप के माध्यम से मिल रही है। अब कल हम लोगों का यूपीपीसीएस का एग्जाम जो है वो प्री संपन्न हुआ। एक बार जल्दी से हम लोग सरसरी निगाहों से एक बार देखने का प्रयत्न करेंगे कि उसमें इकोनॉमिक्स से संबंधित क्या क्या प्रश्न आए हैं। यद्यपि अभी तो हमारा इकोनॉमिक्स जो है वो आधे पर ही पहुंचा है, अभी हमने अर्थशास्त्र को पूरा समाप्त भी नहीं किया है। फिर भी जितना हमने पढ़ा है हम एक बार उसी में से देखने का प्रयत्न करेंगे कि उसमें से क्या क्या प्रश्न आए और किस तरह के प्रश्न आए, हम उनको जरा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये जो आपके पीछे दिख रहा है ये कल का पेपर है जो यूपीपीसीएस में पूछा गया था। ठीक है, इसमें हम लोग खोजने की कोशिश करेंगे क्या कि इकोनॉमिक्स से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन आए हैं और क्या क्या मुद्दे आए हैं। ठीक, अलग अलग सेट में आगे पीछे रहता है ना, तो इसलिए थोड़ा सा पता कर पाना और खोज पाना थोड़ा सा टफ हो जाता है। आई होप आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा और आप लोगों का एग्जाम अच्छा हुआ होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस बहुत हार्ड लेवल के नहीं थे, जो उसका पेटेंटेड लेवल है, जिस तरह के वो क्वेश्चंस पूछता आया है यूपीपीसीएस फैक्चुअल ज्यादा नेचर के, तो उसी तरह के क्वेश्चंस थे मेनली। ठीक ना, तो बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ये देखिए एक क्वेश्चन ये आया है इकोनॉमिक सर्वे से। ठीक ना, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2023 अबाउट सर्विसेज व्हिच स्टेटमेंट नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा सही नहीं है। हाँ, ये एक बार इस बार और ज्यादा ट्रेंड के रूप में देखने को मिला कि इस बार जो है वो कौन सा सही नहीं है ये ज्यादा पूछा गया है। ठीक ना, आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के बारे में। ठीक, क्या क्या है 75, पहला क्या है, क्रेडिट ग्रोथ टू सर्विसेज इज अबाउट 16% सिंस जुलाई 2022, हो सकता है पता नहीं अभी। दूसरा क्या है, 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स अनाउंस्ड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग फाइनेंशियल सिस्टम, 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की घोषणा वित्तीय सेवाओं को बदलने के लिए की गई है। ठीक ना, आगे क्या है, पीएमआई सेवाओं में 2022 जुलाई में सबसे मजबूत विस्तार देखा गया है। और अगला है फैशन ग्रोसरी और जनरल मर्चेंडाइज 2030 तक भारत के ई कॉमर्स बाजार के लगभग 2/3 हिस्से में अपना स्थान रखेंगे। देखिए बहुत ऑब्वियस है, आप लोगों को मैं इकोनॉमिक सर्वे इतनी बार दिखा चुका हूं, इकोनॉमिक सर्वे इतनी बार मैं दिखा चुका हूं आप लोगों को कि इकोनॉमिक सर्वे एक बहुत बल्कि डाटा होता है, डॉक्यूमेंट होता है। तो उस इकोनॉमिक सर्वे में एक चैप्टर से ये स्टेटमेंट देके उसने पूछ लिया है। आप जरा खुद सोच के देखिए, एक क्वेश्चन के लिए पूरा इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना, क्या कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कहीं से लगता है? ये होता है स्मार्ट प्रिपरेशन। ठीक ना, यद्यपि यदि हम लोगों को समय मिलता है तो हम लोग समरी वगैरह पढ़ लेते हैं इकोनॉमिक सर्वे का, लेकिन ये बहुत अंदर घुस के वो पूछ रहा है कि एग्जैक्टली क्या क्या अनाउंसमेंट्स की गई है। ठीक ना, तो मेरे हिसाब से अपने आप में ये एक कठिन क्वेश्चन था। ठीक है, अपने आप में ये कठिन क्वेश्चन था। आपको इतना तो पता ही है ना कि जो 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें सारे के सारे आंसर करने के लिए भी नहीं होते। ठीक ना, तो सारे आंसर करने के लिए नहीं होते हैं, इसका भी ध्यान रखिएगा। मेरे हिसाब से इसका सही आंसर जो है वो बी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स की जो बात की गई थी ना, ये इससे पहले ही की जा चुकी है। ये तो बोल रहा है कि यूनिट्स अनाउंस हुए हैं, जबकि मैं आप लोगों को दिखाऊं 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स तो आज से 2 साल पहले ही जारी हो चुके हैं और उनकी स्थापना भी की जा चुकी है। ये देखिए दिखाता हूं आप लोगों को। ये देखिए कब का न्यूज है, 17 अक्टूबर 2022 का। क्या बोल रहा है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज डेडिकेटेड 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स अक्रॉस 17 डिस्ट्रिक्ट्स टू द नेशन। यानी कि ये इस इकोनॉमिक सर्वे में अनाउंस होना तो बहुत दूर की बात है, इससे तो पहले ही, ये तो 2022 में ही जारी बन चुका है, स्थापना हो चुकी है। ये देखिए 16 अक्टूबर। ठीक ना, तो इससे पहले ही स्थापना हो चुकी है। और यहाँ पर ऑप्शन के रूप में हमें क्या दे रहा है क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इसकी घोषणा की गई है। दिख रहा है स्टेटमेंट क्या दे रहा है कि वर अनाउंस्ड यूनिट्स अनाउंस्ड
फॉर ट्रांसफॉर्मिंग फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक ना, तो मेरे हिसाब से ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि क्या पूछ रहा है, कौन सा इनमें से गलत है। ठीक, वैसे मेरे हिसाब से ये एक टफ क्वेश्चन था, यू शुड लीव दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो छोड़ने वाले ही होते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत अंदर घुस के पूछ रखा था और इनके पीछे परेशान भी नहीं होना कि अब पता चला एक क्वेश्चन पूछ लिया इकोनॉमिक सर्वे से, तो अगली बार से आप लोग क्या कर रहे हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के एकदम घुस के इकोनॉमिक सर्वे रटने में लगे हुए हैं। ठीक ना, ये तरीका याद कर, तैयारी करने का सही तरीका नहीं है। क्यों? क्योंकि 150 में 150 नहीं लाने हैं। ठीक, बाकी देखते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स से और किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। ये देखिए यूनियन बजट हम लोगों ने पढ़ा था ना, यूनियन बजट के बारे में हम लोगों ने बहुत डिटेल में किया था। यूनियन बजट में देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है अबाउट द टोटल आउटले इन द यूनियन बजट 2023-24। अगर आप लोगों को याद होगा तो मैं एक बार दिखाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को, लेकिन वो वाला पेज खोलूंगा तो फिर ये गायब होगा। रुकिए, लेट मी ट्राई। मुझे एक बार बजट खोल के दिखाना है आप लोगों को। ये देखिए, याद है इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में बात की थी। हाँ, ईच एंड एवरी पॉइंट हम लोगों ने देखा था। देखिए इसमें से दिख रहा है रुपीज गोज टू, पैसा कहां जाता है, यही तो क्वेश्चन के रूप में पूछ रखा है हमसे। यही तो हमसे क्वेश्चन के रूप में पूछ रखा है इसने, क्या कि कितना प्रतिशत, विच ऑफ द फॉलोइंग टोटल आउटले, क्या कि पैसा कहां कहां जाता है। पूछ रहा है इंटरेस्ट पेमेंट के लिए 20%, सब्सिडीज में 9%, स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस यानी कि करों में राज्यों की भागीदारी 18% और डिफेंस 8%। देखिए आप लोगों को क्लियरली मैंने करवा रखा है। कहां गया बजट वाला, गया कहां तुरंत। ये देखिए पेंशन में 4% है, ठीक ना, स्टेट शेयर 18% बिल्कुल ठीक है, ठीक ना, इंटरेस्ट पेमेंट 20% बिल्कुल ठीक है, डिफेंस 8% बिल्कुल ठीक है। गलत क्या है, पेंशन, पेंशन पर 4% जा रहा है, 8% नहीं। आपको ये चित्र याद हो तो मैंने ये चित्र दिखा के आपको ये बात भी बोला था क्या कि इसको तैयार कर लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है कि कौन सा कम है, कौन सा ज्यादा है, कौन से टैक्स से कहां आ रहा है। तो देख रहे हैं गलत आंसर क्या है, मतलब उसका सही आंसर, और गलत स्टेटमेंट क्या है, गलत स्टेटमेंट है क्या कि पेंशन पर 4% खर्च हो रहा है। याद आया, ये है दूसरा क्वेश्चन। आगे देखते हैं और क्या है इसी से संबंधित, इकोनॉमिक्स से संबंधित। ये देखिए यूनियन बजट, यूनियन बजट के बारे में, केंद्रीय बजट अनुमानित सही सुमेलित है, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। ठीक ना, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी बहुत अंदर घुस के आपसे पूछा गया है, आप इस क्वेश्चन को भी स्किप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर डिपार्टमेंट को, हर मिनिस्ट्री को कितना पैसा दिया गया है ये याद कर पाना अपने आप में टफ है। ठीक ना, तो इतना एग्जैक्ट हर कितनी कितनी सारी योजनाओं की हमने चर्चा की थी, हर योजना में कितना कितना लगाया गया है ये एग्जैक्टली फाइंड आउट कर पाना टफ होता है। ठीक ना, तो मेरे हिसाब से ये बहुत ज्यादा फैक्चुअल नेचर का क्वेश्चन है, तो यू शुड स्किप दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो आप आराम से छोड़ सकते हैं। आगे देखिए, देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, याद आ रहा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूंगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में हमने कितनी डिटेल चर्चा की थी। जरा मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक बार।
ये देखिए सवर्ण एजुकेशन चैनल पर आए, यहाँ पर देखिए वीडियोज, वीडियोज में सारे वीडियोज जो आपको पढ़ाए जा रहे हैं वो दिख रहे हैं। इसमें से आइए, जब हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी, यहां से स्टार्ट हुई ना, अर्थव्यवस्था एक परिचय, ठीक है। देखिए तीसरी क्लास, हम आते हैं तीसरी क्लास में। ये देखिए दिख रहे हैं, ये मैं ही हूं पढ़ाता हुआ। इसी में देखिए हम लोगों ने कितने डिटेल में चर्चा की है। समावेशी विकास के बाद हम लोग देखिए सुन रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत धारणीय विकास की जब हम चर्चा कर रहे थे तो उस टाइम हमने बात किया था क्या कि विकास ऐसे कीजिए कि वर्तमान की जरूरतें तो आपकी पूरी हो ही, लेकिन आने वाली पीढ़ी की भी जरूरतों का ध्यान रखा जाए। यही बात यहां हो रही है, जरा सुनिएगा। अब समझ में आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट की संकल्पना, इसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा की है। आगे देखिए, इतना ही नहीं, हमने इसमें चर्चा की थी कि कौन कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सत्रह ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, आपको बताया गया था कि ये याद कर लेना है आपको। और ये देखिए आपको क्लियरली बताया गया था क्या कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। ये लाइन सुनिएगा, कौन सा है कौन सा नहीं है, कौन से नंबर का है, ये सब आपको बताया गया था और बोला गया था कि याद कीजिए।
देखिए साथ में दिखाया सारे, ये सारे सतत विकास लक्ष्य। अब जरा देखिए क्वेश्चंस कितने आए हैं बस इस सेगमेंट से, इस 5 मिनट के सेगमेंट से कितने क्वेश्चन आए हैं। सबसे पहला तो आपसे क्या पूछ लिया है कि मैच कीजिए इनको, मैच द फॉलोइंग में सजाइए कि कौन सा है, ठीक ना। एसडीजी 10 हमने देखा रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, ठीक ना। एसडीजी 10 क्या है, असमानताओं में कमी। एसडीजी 13 क्या है, जलवायु क्रिया। एसडीजी 14 क्या है, पानी के नीचे जीवन। और क्या है एसडीजी 15, जमीन पर जीवन, ठीक ना। लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड अभी देखा जस्ट हम लोगों ने, ठीक ना। तो अगर आपको ने मेरा होमवर्क किया होता, आपको जो होमवर्क दिया गया था अगर आपने उसको ईमानदारी से किया होता तो मुझे नहीं लग रहा है क्या कि इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत आई होती है। दिख रहा 13 क्लाइमेट एक्शन, यहाँ 14वां जो है वो लाइफ बिलो वाटर, 15 लाइफ ऑन लैंड और 10वां रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी। आराम से जो है आप इस आंसर को डील कर सकते थे, ठीक है। इस आंसर को आराम से डील किया जा सकता था। आगे देखते हैं। इकतीस सीट, एक्चुअली आगे पीछे है क्वेश्चंस। मैंने जो पेपर देखा था उसमें थोड़ा आगे पीछे था। ये देखिए पीएम गति शक्ति आएंगे इस पर आएंगे। पहले जो है या इसकी देख लेते हैं पीएम गति शक्ति। ये देखिए अगर आपको याद हो तो बिल्कुल लास्ट क्लास यानी कि सैटरडे, कल एग्जाम था ना, सैटरडे की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था पीएम गति शक्ति। ये दिख रहा कब का, वन डे एगो, पीएम गति शक्ति योजना, केलकर समिति। तो एग्जाम देने जाने से पहले जस्ट एक दिन पहले हमने क्या पढ़ा था, पीएम गति शक्ति, और इसके बारे में पढ़ा था। क्या है, अगर आप इस वीडियो को खोलिएगा तो आपको क्लियरली दिखेगा स्टार्टिंग में ही क्या, कि जैसे ही हमने पीएम गति शक्ति की बात की सबसे पहला ही पॉइंट क्या था इसमें, ये देखिए प्रोग्राम
ये देखिए पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान, इसकी घोषणा की गई। दिख रहा क्या है 2021। कहानी हमने कहां से स्टार्ट की कि 2021 में इसकी घोषणा की गई है। क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है आपसे। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, वॉज लॉन्च्ड इन 2022। बस अगर आपने बस वो पहला लाइन भी मेरा सुन रखा होता। तो देखिए पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान की ये देखिए देख रहा 2021 डिजिटल लॉन्च था। उसे डिजिटल लॉन्च का उद्देश्य है कि 16 मंत्रालयों को, और इसी में आपको बताया था मैंने क्या कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, ये दिख रहा ना एनआईपी, एनआईपी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन वो आवश्यक है इसको पूरा होने के लिए। और मैंने आपको बताया था एनआईपी के लिए आवश्यक है नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन। तो ये पूरा चक्र मैंने समझाया था। 7 इंजन्स हैं। 7 इंजन्स मैंने ऑल्दो टर्म ये मेंशन नहीं किया था, लेकिन मैंने आपको ये जरूर बताया था कि रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट्स वगैरह ये सारी चीजें हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। आपका सही आंसर क्या है इसका, ओनली 2। ठीक ना। आगे देखते हैं हम लोग बस अभी इकोनॉमिक्स वाले ही देख रहे हैं। बाद में जब हम लोग वो सब पढ़ेंगे ना, सोशल इश्यूज वगैरह पढ़ेंगे, तब तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से डील हो जाएंगे। चिल्ला चिल्ला के आप लोगों को बजट खोल के बताया था। यूनियन बजट वाला चैप्टर पढ़ के जाके देख लीजिएगा। मैं वीडियो खोल के भी आपको दिखा सकता हूं, लेकिन समय की बर्बादी होगी, इसीलिए एग्जैक्ट नहीं दिखा रहा हूं। आप देख लीजिएगा, मैंने क्लियरली बताया था और ये लाइन बोला था, मैंने बताया था। इनफैक्ट आपको दिखाई देता हूं, ये लाइन मैंने बोला था कि आपसे ऑप्शन के रूप में पूछ लेगा क्या कि कितने इंटरनेशनल सेंटर है, और मैंने बोला भी था कि वो आपको ऑप्शन देगा 50, 40, 30, 60 इस तरह से ऑप्शन देगा। देखिए ऑप्शंस तक उसी तरह से आए हुए, दिखाता हूं। अच्छा हाँ, मेरा ये उद्देश्य यहाँ बिल्कुल नहीं है कि आपको ये बताना क्या कि मैंने लड़ा दिया या मैं बहुत बड़ा जो है वो भविष्य वक्ता हूँ, ये उद्देश्य नहीं है। बस मेरा उद्देश्य है कि आपके मन में विश्वास उत्पन्न हो कि आप जो पढ़ रहे हैं वो सही है, वही सही तरीका है। आप बस मेहनत करते जाइए, कोई एग्जाम नहीं रुकने वाला है। ये देखिए केंद्रीय बजट, देखिए 3 क्लासेस थी ना बजट की, तो जहां तक लग रहा दूसरे क्लास में आएगा। बोला तो जा रहा है कि इसके कारण जो है ना 1.3 लाख 1.7 लाख करोड़ अभी तक मैंने देखा था, 1.3 लाख करोड़ टोटल 15 लाख करोड़ पूंजी निवेश में खर्च हुआ। देखा इतना खर्च जो है पूंजी इसमें बेसिकली अच्छा पूंजी निवेश में खर्च हुआ तो ये क्योंकि इससे कैपिटल फॉर्मेशन होता है, इससे विकास दोनों से देखते हैं increasing investment opportunities for private sector। मतलब ये मानवाधिकार से भी संबंधित नहीं है। अच्छी सोच देखिए ना, मतलब गरीब जीवन के तो मतलब से तो कहीं कहीं लोग तक इसके पास ठीक है, तो वो गरीब की उम्मीद पर होता है। इस सरकार जो है नालियों में जो है वो देखिए पीएम कौशल विकास योजना बताया तो था मैंने आपको, एक सेकंड। अच्छा हाँ, यूथ पावर वाले में मिलेगा। देखते हो उसके संदर्भ में क्या इसको तैयार कर लीजिएगा। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि इस बार आपको एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ठीक ना, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को जाके तैयार कर लीजिएगा। मिल गया जनरेशन के लिए, और इससे ग्रोथ में इंश्योरेंस ये सुबह सुबह वो जो नदी में जो मौका विहार करने के लिए नए नए जो उसके यहाँ ध्यान दीजिएगा मशीन प्लस, ठीक है। आगे मैं क्या बता रहा था, ये बता, ये सुनिए
देख रहा 30, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सीट की जगह 100 देंगे आपको, ठीक ना, यही आपको मेंशन किया गया था। यही देखिए क्वेश्चन के रूप में एक बार उसमें देख लेते हैं तेजी से, देखिए अगला क्या है, टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट करने की बात की जाती है। आपको पता है ना कल की क्लास में बंद क्यों नहीं, टूरिज्म सेक्टर में जॉब क्रिएशन की व्यापक, यदि किसी क्षेत्र में आप तो टूरिज्म को डेवलप करते हैं तो वहां पर विकास होता है, रोजगार उत्पन्न होते हैं। सिंपल सोचिए, देखिए ना ग्रामीण क्षेत्र में विकास करना है, आपके बात भाई और जो वहां से जो बड़े-बड़े अंग्रेज उन लोगों ने भारत के ग्रामीण कल्चर को कहा, ये भी सोच के देखिए यदि इंडियन विलेजेस को टूरिज्म के माहौल में डेवलप किया जाए, वो जो छोटे-छोटे गोबर वगैरह के ये मिट्टी के घर बना दिए जाए, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सिंपली उसी कंटेक्स्ट में कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स खोले जाएंगे, ठीक ना, सेम क्वेश्चन, स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स 2023-24 के बजट के अनुसार, आंसर साफ दिख रहा 30, ठीक। आगे देखें इसी कंटेक्स्ट में और क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन पूछा है प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार उपयोग किया जाना कि न्यूनतम क्षरण हो, क्या है, सतत विकास। अभी 5 मिनट पहले वीडियो दिखाया है क्या कि इस तरह से हमें संसाधनों का प्रयोग करना है कि वर्तमान की तो जरूरतें पूरी होती रहे, साथ साथ भविष्य की जरूरतों के लिए भी रहे, क्या है, सतत विकास। आगे बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन दिख रहा है सतत विकास से, आगे और दिखाता हूं। ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सुटेबल डेवलपमेंट गोल टारगेटेड टू अचीव बाय 2023, इनमें से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है जिसे 2030 तक प्राप्त करना है। ये स्टेटमेंट मैंने एग्जाम में मतलब क्लास में बोल रखा है क्या कि आपसे ये भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा नहीं है। लैंगिक समानता एसडीजी 5, ठीक ना, अच्छा स्वास्थ्य एवं भलाई एसडीजी 3, शून्य भूख है एसडीजी 2, तो बट ऑब्वियस है कि अंतरिक्ष अनुसंधान सही आंसर होगा, क्यों, क्योंकि ये जो है वो सतत विकास लक्ष्य है ही नहीं। बात समझ में आया, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर, ठीक। एक और क्वेश्चन था कहीं शायद मिस हो गया है, यानी कि आप देख रहे हैं ना जो भी क्वेश्चन आए हैं इकोनॉमिक्स से वो हम लोगों ने करने की कोशिश की है और वो किए जा सकते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन बजट में था जो बहुत ज्यादा हाईली फैक्चुअल नेचर का था, उतना अंदर घुस पाना भी संभव नहीं है। क्या बजट के एक एक पॉइंट को रटे पड़े हैं, ये तो संभव ही नहीं है कि किसमें कितना पैसा लगाया गया है, कौन सी योजना में कितना, नहीं? ये कुछ क्वेश्चन्स थे जो इकोनॉमिक्स के से संबंधित थे जिनके बारे में हमने देखा और हम आराम से उनको कर पाने में सक्षम हो रहे थे। 131 एक और है जो इसी डेफिनेशन के वाले थीम के ऊपर बेस्ड है, उसी को खोजने की कोशिश कर रहा हूँ। संसद की संयुक्त बैठक, तमिलनाडु में मॉनसून, राष्ट्रीय उद्यान सही सुमेलित, खैर कोई नहीं, चलिए देख लीजिएगा, मिल नहीं रहा है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो सीधे सीधे इकोनॉमिक्स से आए थे और जिनको हम आराम से अपने क्लास के नॉलेज के बेसिस पर सॉल्व कर पा रहे थे। इकोनॉमिक्स पीटी में, यूपीपीसीएस के पीटी में इकोनॉमिक्स से थोड़े प्रश्नों की संख्या कम रहती है, लेकिन मेंस में जो है आपको ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्योंकि वहां तो सिलेबस में सीधे मेंशन्ड है, तो उस वाले सेगमेंट से आपको इकोनॉमिक्स के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इतना ही नहीं, जब आप आईएएस के एग्जाम में जाइएगा तो वहां पर आपसे बहुत डिटेल में क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इकोनॉमिक्स से। अभी 28 को आ रहा ना आईएएस का पेपर, उसके बाद जो है वो हम फिर एक बार देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, क्या नेचर था, उनको कैसे सॉल्व करना था। तो ये सारी बातें हम 28 के बाद करेंगे, ठीक है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं जो आपके आईएएस के एग्जाम, यूपीएससी के एग्जाम में इससे पीटी में भी क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं और मेंस में भी पूछे जाने की ठीक ठाक संभावना रहती है, ठीक ना।
इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीटी के लिए, तो मान के चलिए क्या कि हर साल जो है वो आपको क्वेश्चन दिखता ही दिखता है। इस चैप्टर का नाम है मुद्रा बाजार, मनी मार्केट। क्या है इस चैप्टर का नाम? मुद्रा बाजार यानी कि मनी मार्केट। जरा समझने का प्रयत्न करते हैं कि आखिर मनी मार्केट है क्या। मनी मार्केट का मतलब होता है ये एक ऐसा बाजार है, ये एक ऐसा सेटअप है, ये एक ऐसा बाजार है, ये ऐसा सिस्टम है जहां पर कम अवधि के लिए ऋण की लेन देन होती है। यानी कि कम अवधि के लिए जो है वो कर्ज दिया जाता है। उस पूरे सेटअप को क्या कहते हैं? हम कहते हैं मनी मार्केट, या क्या कहते हैं? मुद्रा बाजार। ठीक है, मनी मार्केट में ऋण की लेन देन जो होती है वो कम अवधि के लिए होती है। कम अवधि, पहला तो टर्म आप यही याद रखिएगा। ये कम अवधि कितनी है? ये कम अवधि है 1 साल से कम, 1 ईयर से कम। यानी कि 364 दिन से, 1 साल लिख लीजिए या 364 दिन लिख लीजिए। ठीक है, तो यहां पर जो है वो ऋण की जो लेन देन होती है, मतलब जनरली 364 दिन वाले बॉन्ड होते हैं, इसीलिए मैंने 364 लिखा। आप यदि इसको लिखना चाहें तो 365 भी लिख सकते हैं। तो 365 से कम दिन की अवधि के लिए ही लोन कर्ज की लेन देन होती है। यानी कि इस बाजार से यदि कोई कर्ज उठाता है ना, तो उसको वापस चुका देने की अवधि मैक्सिमम 365 दिन की ही होती है। यहां तक बात समझ में आया? ठीक ना? तो मुद्रा बाजार कम अवधि के ऋण के लेन देन का सेटअप है। यहां तक बात समझ में आया? भारत में जो मुद्रा बाजार है इसके कुछ भागीदार हैं। मुद्रा बाजार के भागीदार, मुद्रा बाजार के भागीदार, मुद्रा बाजार के भागीदारों में सबसे पहला नाम आता है किसका? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार की ओर से इसमें भागीदारी करता है। भारत सरकार की ओर से इसमें भागीदारी करता है। पहला समझ में आ गया, आरबीआई जो भारत सरकार की ओर से इसमें भागीदार है। दूसरे इसमें भागीदार का नाम क्या है? दूसरे भागीदार का नाम है भारत में कार्यरत बैंक। ठीक ना? 2020 तक आरआरबीज, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को इसमें भागीदारी नहीं थी। लेकिन वर्तमान में जो है, वर्तमान में जो है इन बैंकों में आरआरबी को भी शामिल किया जाता है। तो ये भी मेंशन कर लीजिएगा, पीटी में ये भी पूछा जा सकता है क्या आरआरबी जो है वो इसमें आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए क्या कि हाँ, भारतीय बैंकों में बैंकिंग सिस्टम पढ़ाते वक्त मैंने सारे बैंक्स बताए थे ना, तो उसमें आरआरबी भी बताया था। तो वर्तमान में आरआरबी भी इसके पार्ट है। ठीक ना? तीसरे भागीदार की यदि हम बात करें तो तीसरे भागीदार में आते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी कि ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी कि ऑल इंडिया वित्तीय संस्थान। वित्तीय संस्थान, ऑल इंडिया वित्तीय संस्थान, यानी कि अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान। ऑल इंडिया लिख लीजिएगा, अखिल भारतीय लिख लीजिएगा, बात बराबर है।
अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान। चौथे पॉइंट की चौथे भागीदार जो है वो इसमें कौन है, इसमें है टॉप रेटेड कंपनीज या कॉर्पोरेट्स, ठीक ना, टॉप रेटेड यानी कि उच्च रेटिंग वाले निगम, कॉर्पोरेट, बड़ी बड़ी कंपनियां, टॉप रेटेड, ठीक ना, उच्च श्रेणी के औद्योगिक संस्थान। शर्त क्या है, शर्त है कि निवल मूल्य जो है वो इनका नेट वैल्यू वो 4 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, यानी कि निवल मूल्य जो है वो कम से कम जो है वो 4 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। निवल मूल्य में आप लोगों को बता चुका हूं, निवल मूल्य का मतलब होता है टोटल एसेट माइनस लायबिलिटी, यानी कि टोटल जितनी उसके पास संपत्ति है, जब उसमें से क्या करेंगे, उसके ऊपर जितनी देनदारियां हैं उनको घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाता है, निवल मूल्य, ठीक ना, सॉरी, तो 4 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, निवल मूल्य 4 करोड़ प्लस होना चाहिए, ठीक है। और पांचवा जो है वो है आम निवेशक। आम निवेशक मेरे आपके जैसे छोटे छोटे निवेशक जिनके पास जो है वो कुछ पैसा है, थोड़ा मोड़ा पैसा है और वो निवेश करना चाहते हैं, ठीक ना, वो पैसा लगाना चाहते हैं, ठीक ना, ये है भागीदार। ये 5 जो है वो इसके भागीदार है। भारत में मुद्रा बाजार के भागीदार में कौन कौन आएंगे, आरबीआई भारत सरकार की ओर से, भारत में कार्यरत बैंक, ठीक ना, जिसमें अब आरआरबी को भी शामिल कर दिया गया है। तीसरा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान, चौथे जो है वो टॉप रेटेड कॉर्पोरेट्स संस्थान निगम जिनका निवल मूल्य 4 करोड़ से अधिक हो, ठीक ना। यहाँ कंफ्यूज करने के लिए वो 5 देगा 6 देगा ऐसे कंफ्यूज करने की कोशिश कर सकता है, तो कोई नहीं 4 करोड़ प्लस हो, ठीक ना। वैसे यूपीएससी इतना ज्यादा फैक्ट में नहीं घुसेगा तो उसके लिए भी आप निश्चिंत रह सकते हैं। और 5वें है आम निवेशक। यहां तक बात समझ में आई। अब जरा बात को समझिएगा, यहां पर इन सभी भागीदारों में से जिस भागीदार को अल्पकालिक ऋण की आवश्यकता होती है, वह अन्य भागीदारों से प्राप्त कर सकता है। ठीक ना, 5 भागीदार देखे हमने। इन 5 भागीदारों में से जिस किसी भागीदार को ऋण की आवश्यकता है, अल्पकालिक ऋण, देखिए यहाँ पर पॉइंट ही यही है, अल्पकालिक, यानी कि 1 साल से ज्यादा अवधि का ऋण का लेन देन यहाँ नहीं हो सकता है, 1 साल तक का। 1 साल में क्या है, मान के चलिए 7 दिन की आवश्यकता है, 7 डेज। ऐसा भी हो सकता है कि आपको 1 दिन की आवश्यकता हो, ठीक ना। कई बार होता है कि 1 दिन बैंक को अपना सेटलमेंट पूरा करना है, लेकिन सेटलमेंट में जो है वो शॉर्ट टर्म, अभी आज के लिए जो है वो थोड़े से पैसे कम पड़ जा रहे हैं, तो आराम से इसके तहत जो है वो लोन लिया जा सकता है। 1 दिन का भी, 1 दिन हो गया, 7 दिन हो गया, 14 दिन हो गया, 91 दिन हो गया, ठीक ना, 182 दिन हो गया, 182 गुना 364 दिन हो गया। तो इस तरह के इन अवधियों के जो है वो लोन लिए जा सकते हैं, मैक्सिमम 364 दिन, इससे ज्यादा नहीं लिए जा सकते, इससे ज्यादा अवधि के ऋण नहीं लिए जा सकते। ये बात समझ में आया, ठीक ना, पहली बात। तो दूसरी बात यहां पर ध्यान रखिए कि आम निवेशक, हमने देखा था ना 5वां भागीदार, यानी कि मेरे आपके जैसे लोग, आम निवेशक, ये जो है वो कर्ज दे तो सकते हैं लेकिन यहां प्राप्त नहीं कर सकते, परंतु प्राप्त नहीं कर सकते। अभी पता चल जाएगा क्यों नहीं, परंतु प्राप्त नहीं कर सकते। मेरे आपके जैसे निवेशक है ना, हम लोग इनमें निवेश कर सकते हैं। कैसे निवेश करेंगे वो सभी अभी बताऊंगा,
ठीक ना। तो हम निवेश कर सकते हैं, यानी कि यदि हम पैसा डाल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम कर्ज दे सकते हैं, लेकिन हम कर्ज प्राप्त नहीं कर सकते यहाँ पर, ठीक ना। और ये जो बाकी चार भागीदार है ना आम निवेशक से ऊपर, ये सारे कर्ज प्राप्त भी कर सकते हैं। आम निवेशक जो है वो कर्ज प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन हाँ कर्ज दे जरूर सकता है। अब जरा बात को आगे समझिएगा, आगे जरा बात को समझिएगा। आम निवेशक कर्ज देने के लिए सबको कर्ज दे सकते हैं, यहां तक कि गवर्नमेंट, आरबीआई जो सरकार के लिए ऋण प्राप्त करेगी ना, सरकार के बिहाफ पर वो काम करती है, तो सरकार के लिए जो ऋण प्राप्त करेगी ना, शॉर्ट टर्म ऋण, उसमें भी आम निवेशक डायरेक्ट निवेश कर सकता है आरडीजी के माध्यम से। क्या है आरडीजी? आरडीजी एक नई व्यवस्था के रूप में 2020 में स्टार्ट किया गया है, जिसका नाम है रिटेल डायरेक्ट गिल्ड। गिल्ट अकाउंट, यानी कि अब मेरे आपके जैसे निवेशक जो है ना, वो डायरेक्ट आरबीआई के पास क्या कर सकते हैं, एक रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट खुलवा सकते हैं, और इस रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट के माध्यम से सरकार को डायरेक्ट कर्ज दे सकते हैं, या सरकारी बिल्स में या सरकार के लिए जो है वो कर्ज दिया जा सकता है रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट के माध्यम से, आरडीजी अकाउंट, ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो यानी कि आम निवेशक जो है वो कर्ज नहीं ले सकते हैं, लेकिन वो कर्ज दे सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब जरा समझिएगा, इस पूरे मनी मार्केट में, यानी कि पूरे मुद्रा बाजार में, कर्ज के लेन देन में, किसी भी वस्तु को गिरवी नहीं रखा जाता है। कर्ज के लेन देन में गिरवी नहीं रखा जाता। जैसे होता है ना, मेरे आपके जैसे लोग, जब हम लोग बैंकों के पास जाते हैं कर्ज लेने के लिए, तो बैंक बोलता है ना क्या कि इसके बदले कुछ गिरवी रखना पड़ेगा आपको, ठीक ना, ठीक। लेकिन यहाँ पर मुद्रा बाजार में जो भी कर्ज के लेन देन का सिस्टम चलता है ना, ये इसमें किसी भी चीज को गिरवी नहीं रखा जाता। ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो किस चीज पर चलता है, ये पूरा सिस्टम चलता है साख पर, साख, जिसको हम क्या कहते हैं, गुडविल, गुडविल पर चलता है। गुडविल पर चलता है का क्या मतलब है? मतलब यह है कि यदि आपकी साख अच्छी है, यदि आपका गुडविल अच्छा है, तो क्या है, आपको आराम से सस्ती दरों पर जो है वो क्या मिल जाएगा, इसमें कर्ज मिल जाएगा। यदि गुडविल अच्छा, यदि साख अच्छी, तो सस्ती दरों पर ब्याज मिल जाएगा, सस्ती दरों पर कर्ज मिल जाएगा। ठीक ना। और यदि साख बुरी है तो फिर आपको हो सकता है क्या कि आपको कर्ज मिले भी ना, और अगर मिले भी तो बहुत हायर रेट पर मिले। सिंपल सी बात है। अब जरा कुछ सोच के देखिए ना, ऐसा ही हम लोगों के साथ भी तो होता है। मान के चलिए बैंकों के पास जो सिबिल स्कोर होता है, सिबिल पढ़ा रखा है मैंने, सिबिल होता है ना, जिसके माध्यम से हमारी क्रेडिट हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, क्या कि इससे पहले जो इसने कर्ज वगैरह ले रखा है तो उसका टाइम पर क्या से भुगतान किया है, सही से भुगतान किया है कि नहीं। तो आप जब बैंक के पास जाते हैं कर्ज लेने के लिए या क्रेडिट कार्ड लेने के लिए, तो वो क्या करता है, आपका सिबिल चेक करता है। और जैसे ही वो सिविल चेक करता है तो उसको पता चल जाता है कि ये आदमी कैसा है कर्ज के मामले में, क्या इससे पहले इसने कर्ज का भुगतान जो है वो समय पर किया है, ये ब्याज वगैरह देने में जो है वो डिले तो नहीं करता है, आनाकानी तो नहीं करता है, ये पैसा लेकर भाग तो नहीं जाता है। तो इन सब चीजों को वो चेक कर लेते हैं। अगर आपकी साख अच्छी होती है, सब कुछ ठीक रहता है, तो आपको क्या होता है, सस्ती दरों पर कर्ज मिल जाता है, या फिर आपको कर्ज मिल जाता है। और यदि मान के चलिए आपका क्रेडिट हिस्ट्री खराब है, आपका सिबिल खराब है, तो या तो आपको कर्ज मिलता ही नहीं है, या फिर क्या होता है, आपको अगर कर्ज दिया भी जाता है तो बहुत ही उच्च दरों पर दिया जाता है। बात समझ में आया? तो सिमिलरली यहां भी क्या है, साख गुडविल पर आधारित है।
और जिसका गुडविल ज्यादा अच्छा उसको सस्ती दरों पर कर्ज मिल जाएगा। और वहीं यदि साख खराब है, यदि साख खराब है तो या तो कर्ज ही नहीं मिलेगा, कर्ज ही नहीं मिलेगा, ही नहीं मिलेगा, या फिर मिलेगा तो उच्च दरों पर मिलेगा। ठीक ना। तो इसके माध्यम से क्या होता है, मुद्रा बाजार में पैसों का लेन देन होता है, कर्ज का लेन देन होता है। इतना ही नहीं, जरा बात को समझिएगा, कर्ज का लेन देन यहाँ पर मनी के डिमांड सप्लाई पर भी आता है, मुद्रा की मांग आपूर्ति पर भी आधारित है। ठीक है, मुद्रा की मांग एवं आपूर्ति पर भी आधारित है। यदि मान के चलिए बाजार में लिक्विडिटी तरलता अधिक है, यदि क्या है तरलता अधिक है, तरलता मैं पढ़ा चुका हूं, जब मैं मुद्रास्फीति पढ़ा रहा था तो मैं बता चुका हूं तरलता का क्या मतलब होता है कि पैसों का क्या है फ्लो मार्केट में। यदि तरलता अधिक है तो यानी कि पैसों का फ्लो ज्यादा है, तो ऐसे में सस्ती दरों पर आपको यहाँ पर कर्ज, सस्ती दरों पर कर्ज मिल जाता है। मेरे आपको तो मिलेगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि आम निवेशक जो है वो कर्ज प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ बाकी बैंकों को या फिर मान के चलिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को या फिर मान के चलिए टॉप रेटेड कॉर्पोरेट्स, बड़े बड़े जो निगम है, कंपनियां हैं, उनको इन सबको क्या हो सकता है, सस्ती दरों पर मिल सकता है। वहीं यदि तरलता कम हो, तरलता कम हो तो कर्ज की दरें जो है ना वो मतलब जो है वो महंगी हो जाती है। तो महंगी दरों पर कर्ज मिलता है। ये बात भी समझ में आ गई? यानी कि यहाँ जो पैसों का कर्ज का लेन देन होता है ये दो चीजों पर आधारित होता है। पहला साख पर आधारित कि आपका गुडविल कितना अच्छा है। यदि आपका गुडविल अच्छा है, यदि मान के चलिए एक कंपनी का गुडविल बहुत अच्छा है कि ये कंपनी बहुत अच्छी रही है, कर्ज के मामले में इसने पहले जितना भी लिया है सब कुछ टाइम पर पे किया है, तो उसको अगर कोई दूसरा मैं अगर उसमें निवेश कर रहा हूँ तो मैं कम दरों पर भी निवेश करने के लिए तैयार हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे भरोसा है क्या कि इसने पहले भी टाइम पर दिया है पैसा, तो ये आगे भी दे देगी। लेकिन वहीं यदि कोई टॉप रेटेड कंपनी है, 4 करोड़ से ज्यादा उसका निवल मूल्य तो है, लेकिन अगर उसका पहले का हिस्ट्री लोन के रिपेमेंट के संदर्भ में खराब है, यानी कि उसकी साख खराब है, तो मैं सस्ती दरों पर उसके बॉन्ड में निवेश, उसके जो है वो उसको पैसा नहीं दूंगा। उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करूंगा। बात समझ में आया? तो ये है सिस्टम, इस तरह से जो है वो क्या होता है, मुद्रा बाजार में पैसों की लेन देन होती है। दूसरा क्या है फैक्टर? दूसरा फैक्टर है कि पैसों का मांग एवं आपूर्ति, कितना पैसा जो है वो मार्केट में है। अगर मार्केट में पैसा ज्यादा है तो सस्ती दरों पर भी मिल जाता है, अगर कम है तो महंगी दरों पर मिलेगा। ठीक ना? ये है पूरा प्रक्रम। यदि हम बात करें मुद्रा बाजार के प्रकारों की, तो मुद्रा बाजार के दो प्रकार हो सकते हैं। पहला प्रकार को हम कह सकते हैं असंगठित मुद्रा बाजार। और दूसरे को हम कहेंगे संगठित मुद्रा बाजार। असंगठित मुद्रा बाजार क्या है? असंगठित मुद्रा बाजार का मतलब है कि ये वैसा बाजार है जहां पर किसी भी तरह का कोई नियम कानून नहीं है, कोई नियम कानून नहीं है। इसके जो भागीदार है वो कोई नियम वगैरह किसी चीज को फॉलो नहीं करते हैं, कोई नियम कानून नहीं है। जैसे मान के चलिए मैं आपके पास आया, मैंने आपको बोला क्या कि ऐसा है कि मैं आपका टीचर हूं, ऐसा कीजिए, मुझे जो है ना 5 लाख रुपया दे दीजिए, हम आपको 6 महीना बाद वापस कर देंगे। तो अब जरा सोच के देखिए, है तो ये भी एक तरह से मुद्रा बाजार। मुद्रा बाजार क्या है? पैसों का लेन देन, पैसों का लेन देन, और क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए। तो एक तरह से तो मुद्रा बाजार टाइप का ही हुआ ये भी, लेकिन यहाँ कोई नियम नहीं है
कितना परसेंट पहले से फिक्स वगैरह, वो तो हम लोगों के म्यूचुअल बस बात पर आधारित है, ठीक ना। तो एक हो गया असंगठित, ठीक ना। असंगठित का मतलब ही है कि कोई नियम कानून कुछ नहीं, कोई इसमें नियामक नहीं है, कोई संस्थागत नियामक नहीं है। कोई संस्थागत नियामक नहीं है, यानी कि जो इस पूरे सिस्टम को रेगुलेट करे, इसको नियंत्रित करे कि इसमें कुछ कमियां ना रह जाए, इन सब के लिए कोई जो है वो नियामक उपस्थित ही नहीं है। मान के चलिए आपने मुझे पैसा दिया और 6 महीना बाद मैं आपको बोल रहा हूं क्या कि पैसा नहीं है, बाद में दे दूंगा, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई नियामक उपस्थित नहीं है, ठीक ना। हम दोनों के बीच में ये बात हुई थी ना, ये ठीक है क्या कि आप 10 जगह गाइएगा क्या कि सर मेरा पैसा लेकर भाग गए, दे नहीं रहे हैं, बहुत खराब आदमी है, वो सब दूसरी बात है, लेकिन कोई नियामक तो यहाँ उपस्थित नहीं है ना। जबकि संगठित मुद्रा बाजार जो होता है ना, ये प्रॉपर नियमों का पालन करता है, इसमें कुछ नियम कानून होते हैं, कुछ कायदे कानून होते हैं जिनका अनुसरण करना होता है इसके सभी भागीदारों को, ठीक ना। यहाँ एक नियामक के रूप में, यहाँ एक नियामक के रूप में कौन है? नियामक के रूप में यहाँ कौन है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पीटी में पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि मुद्रा बाजार का नियामक कौन होता है? तो मुद्रा बाजार का नियामक होती है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक ना। ध्यान रखिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपसे किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मुद्रा बाजार का भारत में नियामक कौन है? तो भारत में नियामक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहां तक बात समझ में आई, ठीक है। अब जरा हम देखते हैं कि मुद्रा बाजार से जो लोन लिए जाते हैं उनके प्रकार क्या क्या है। ऋण के प्रकार, लिए जाने वाले ऋणों के प्रकार क्या है? ठीक ना। सबसे पहला प्रकार, यदि ऋण एक दिन के लिए लिया गया हो, कर्ज जो है वो एक दिन के लिए लिया गया हो, मैंने बताया ना एक दिन के लिए भी जरूरत पड़ती है, ठीक। तो यदि ऋण की परिपक्वता की अवधि एक दिन की हो तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ओवरनाइट कॉल मनी। ओवरनाइट कॉल मनी, ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे मैच द फॉलोइंग के रूप में भी पूछा जा सकता है और आपसे वैसे भी पूछा जा सकता है कि ओवरनाइट कॉल मनी के परिपक्वता की अवधि क्या होती है। ओवरनाइट कॉल मनी, ये बात समझ में आया? ओवरनाइट कॉल मनी कहा जाता है टर्म के रूप में, बस याद रखिएगा। यदि ऋण की परिपक्वता की अवधि एक दिन से लेकर 7 दिन की हो, एक दिन से ज्यादा और 7 दिन तक, 1 to 7 डेज की हो, यदि ऋण की परिपक्वता की अवधि 1 to 7 डेज की हो, 1 to 7 नहीं 1 to 14 कर लीजिए, 1 से 14 दिन की हो, तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे शॉर्ट टर्म नोटिस मनी। कहेंगे इसे, इसे कहेंगे शॉर्ट टर्म नोटिस मनी, ठीक। एक दिन की हो तो ओवरनाइट कॉल मनी, 1 से 14 दिन की हो तो शॉर्ट टर्म नोटिस मनी, ठीक ना। यदि ऋण की परिपक्वता की अवधि 14 दिन से ज्यादा की हो और 365 दिन से कम की हो, यानी कि 14 दिन से 364 दिन की हो, तो हम इसे क्या कहेंगे? हम इसे कहते हैं टर्म मनी। ठीक ना। ये तीनों जो है वो फैक्ट के रूप में याद रखिएगा, ठीक। ये तीनों जो है वो फैक्ट के रूप में याद रखिएगा कि यदि एक दिन का है तो ओवरनाइट कॉल मनी, ठीक है। 1 से 14 दिन का है तो शॉर्ट टर्म नोटिस मनी, और यदि 14 दिन से ज्यादा का है और 364 दिन तक का है तो हम उसको क्या बोल देंगे? हम उसको बोल देंगे टर्म। यहां तक क्लियर? अब जरा हम देखते हैं कि मुद्रा बाजार से ऋण प्राप्त करने के उपकरण क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स, उपकरण। मुद्रा बाजार से कर्ज प्राप्त कैसे किया जाता है या कर्ज दिया कैसे जाता है? मुद्रा बाजार के उपकरण, मुद्रा बाजार के उपकरण।
ठीक ना। मुद्रा बाजार के 3 उपकरण प्रमुख हैं। सबसे पहला उपकरण का नाम है, जिसका नाम है कि गवर्नमेंट, यानी कि सरकारी बिल। बिल, यहां ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्स। इनको क्या कहा जाता है? बिल्स। ठीक ना। सरकारी प्रतिभूतियां बिल के रूप में, ठीक ना। सरकार किस रूप में लेती है? बिल के रूप में यहां पर कर्ज लेती है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सरकारी प्रतिभूतियां बिलों के रूप में या बिल के रूप में, बिल के रूप में। पहला। दूसरा क्या होता है यहां? दूसरा यहां होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जिसको हम क्या कहेंगे? जमा प्रमाण पत्र। दूसरा उपकरण होता है जमा प्रमाण पत्र। तीसरा उपकरण, तीसरा उपकरण जो मुद्रा बाजार में प्रयोग होता है उसको हम कहते हैं वाणिज्यिक प्रपत्र, यानी कि कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर, ठीक ना। तो यदि हम उपकरणों की बात करें तो 3 उपकरण है। पहला सरकारी प्रतिभूतियां किस रूप में? बिल के रूप में। दूसरा क्या है उपकरण? जमा प्रमाण पत्र। और तीसरा है वाणिज्यिक प्रपत्र। ठीक ना। ये 3 उपकरण है, ठीक ना। इन 3 उपकरण में को हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला उपकरण जो हमें देखना है वो क्या है? सरकारी प्रतिभूतियां। बिल के रूप में। अगर आपको याद होगा तो जब मैं मौद्रिक नीति पढ़ा रहा था, जब मैं मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ा रहा था, उस टाइम मैंने आपके सामने सरकारी प्रतिभूतियों की चर्चा की थी। मैंने सरकारी प्रतिभूतियां उस टाइम भी आपको पढ़ाया था, और उस टाइम मैंने ये बात बताया था कि सरकारी प्रतिभूतियां 2 तरह की होती हैं। यदि सरकारी प्रतिभूतियों की अवधि, ठीक ना, इनकी परिपक्वता की अवधि, परिपक्वता का मतलब होता है कि कितने दिन के लिए है परिपक्वता अवधि। मैंने बताया था कि यदि 1 साल से कम की हो, 1 साल से कम, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बिल। और मैंने उसी टाइम बताया था कि यदि इनकी परिपक्वता की अवधि 1 साल से अधिक की हो, तो इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं बॉन्ड। ठीक ना। बिल और बॉन्ड में अंतर पता चल गया। बिल किसको कहेंगे? जब परिपक्वता की अवधि 1 साल से कम की हो तो हम उसको क्या कहेंगे? हम उसको कहेंगे बिल। जब परिपक्वता की अवधि 1 साल से ज्यादा की होगी तो हम उसको क्या कहेंगे? हम उसको कहेंगे बॉन्ड। ठीक ना। तो यहां पर हम मुद्रा बाजार की बात कर रहे हैं, और आपको पहले ही मैं बता चुका हूं कि यहां पर मुद्रा बाजार में जो ऋणों का लेन देन होता है वो कम अवधि के लिए होता है। तो बट ऑब्वियस है कि यहां हम जिसकी बात कर रहे हैं वो क्या है? वो है बिल। बात समझ में आया? तो इसीलिए सरकारी प्रतिभूतियां बिलों के रूप में, ये बात समझ में आया? ठीक ना। अब देखिए सरकारी प्रतिभूतियां, जब कभी ऐसा होता है कि सरकार को शॉर्ट टर्म, सरकार को अल्पावधि ऋण की आवश्यकता होती है, सरकार को अल्पावधि ऋण की आवश्यकता होती है, तो क्या करेगी? सरकार के बिहाफ पर आरबीआई, आरबीआई क्या करेगी? वो सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में बिल जारी करेगी और इसे मार्केट में बेच देगी। बिल जारी करेगी और बेच देगी। इसके माध्यम से क्या करती है? ये कर्ज, इसके माध्यम से ये कर्ज जुटाती है सरकार के लिए। यहां तक बात समझ में आया? क्या होता है ये सरकारी बिल? जरा बात को समझिएगा। ये सरकारी बिल जो है वो एक तरह का कागज का टुकड़ा हुआ करता था, अब तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। इसमें क्या होता है? इसमें लिखा होता है क्या?
कि हम 1 लाख रुपया प्राप्त करना चाह रहे हैं, ठीक ना, यानी कि ये हो गया फेस वैल्यू 1 लाख रुपया। फिर लिखा रहेगा कि हम इतने समय अवधि के लिए, यानी कि इसमें समय अवधि लिखी रहेगी कि 84 दिन, 91 दिन, 184 दिन, कितने दिन के लिए जो है वो जारी करना चाह रहे हैं, ये सारी चीजें लिखी रहेंगी। और इसके अलावा क्या लिखा रहेगा, इसमें रहेगा कूपन रेट, यानी कि रेट क्या रहेगा, ब्याज की दर क्या रहेगी, वो भी लिखा रहेगा कि 8%, 5%, 6% जो लिखा रहेगा वो लिखा रहेगा, ठीक ना। ये एक बिल है, एक ऑर्डिनरी बिल है, सरकारी प्रतिभूति है, ठीक ना। इसको आरबीआई जारी करती है, इसमें नीचे जो है वो आरबीआई का वादा रहेगा, उसका अपना सिग्नेचर रहेगा, गवर्नमेंट का वादा रहेगा, और फिर वो क्या करेगी, इस बिल को मार्केट में बेच देगी, मुद्रा बाजार में बेचेगी। अब जब मुद्रा बाजार में इसको बेचेगी तो बाकी भागीदार है, बाकी जो 4 भागीदार थे ना, यानी कि बैंक हो गए, या फिर ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, या फिर क्या होगा, टॉप रेटेड कंपनीज, कंपनीज भी कई बार निवेश करना चाहती है, या फिर आम निवेशक, यानी कि मेरे आपके जैसे लोग, इन्वेस्टर्स। हम सब क्या करेंगे, हम सब में से जिसको भी खरीदना है वो क्या करेगा, वो इसको खरीद लेगा। बदले में क्या है, 1 लाख रुपया जो है वो आरबीआई के पास चला गया, इनके पास से 1 लाख रुपया जो है वो आरबीआई के पास चला गया, जिसका प्रयोग आरबीआई क्या करेगी, गवर्नमेंट को देने के लिए करेगी। 1 लाख बस मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे जो है वो मल्टीपल बहुत सारे हो सकते हैं, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये होता है आरबीआई, इस तरह से जो है वो आरबीआई सरकार के लिए करती है, वो ऋण प्राप्त करने की कोशिश करती है। यहां तक बात समझ में आया, ठीक ना। ये तो हो गया एक आम तरीका। एक दूसरा तरीका भी आरबीआई प्रेजेंट करती है, प्रयोग करती है, जिसको हम कहते हैं ट्रेजरी बिल। क्या है ट्रेजरी बिल, जरा बात को समझिएगा। ट्रेजरी बिल का सामान्य मतलब ये होता है, ट्रेजरी बिल का सामान्य मतलब ये होता है कि यहां पर जो है वो कूपन रेट मेंशन्ड नहीं होता है, नो कूपन रेट, यानी कि ब्याज की दर मेंशन नहीं रहेगी, कूपन रेट मेंशन नहीं रहेगा। तो फिर आपको लग रहा होगा तो सर फिर कैसे प्रॉफिट कमाएंगे, तो प्रॉफिट ये होता है कि इसको डिस्काउंट पर बेचा जाता है, इट इज सोल्ड एट डिस्काउंट, इसे डिस्काउंट पर बेचा जाता है। मतलब क्या है डिस्काउंट पर बेचे जाने का, डिस्काउंट पर बेचे जाने का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर मान के चलिए उसका फेस वैल्यू 1 लाख है, इस पर लिखा हुआ है ना 1 लाख, तो आरबीआई क्या बोलेगी, आरबीआई बोलेगी कि 90,000 दे दो और ले जाओ, 90,000 दे दो और ले जाओ। हाँ, इस पे वो परिपक्वता की अवधि जरूर मेंशन होगी कि कितने दिन के लिए ले जाओ, ठीक ना। तो परिपक्वता की अवधि मेंशन रहेगी, 91 दिन, 184 दिन, 364 दिन, जो भी अवधि भी रहेगी। तो डिस्काउंट पर बेचा जाता है, लेकिन खरीदा जाता है एट पार, यानी कि जब आरबीआई, अभी देखिए जैसे कि 1 लाख का ये बिल बना के जो है इसने मुझे दे दिया, मैं एक आम निवेशक हूं, आरबीआई ने क्या किया, मुझे दे दिया, इस पर लिखा हुआ है 1 लाख, लेकिन आरबीआई ने मेरे से कितना मांगा, आरबीआई ने बोला क्या कि 90,000 दे दो, ठीक ना। अब एक बात बताइए, मेरे पास ये बिल है, अब कल जब मेरी अवधि पूरी हो जाएगी, 91 दिन या 364 दिन, जब ये अवधि पूरी हो जाती है, तो मैं क्या करूंगा, ये बिल मैं वापस लौटा दूंगा आरबीआई को। तो जब मैं ये बिल वापस लौटा रहा हूँ आरबीआई को, तो आरबीआई मुझे पूरा का पूरा 1 लाख रुपया वापस करेगी। क्यों, क्योंकि फेस वैल्यू 1 लाख का है, डिस्काउंट पर बेचा गया है, बट बॉट एट पार, लेकिन खरीदा जाता है, लेकिन खरीदा जाता है मुद्रित मूल्य पर। है ना, इसको क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं ट्रेजरी बिल्स। एक बार दोनों को अच्छे से समझिएगा, देखिए एक सामान्य पर बिल की बात कर रहा हूं मैं, और दूसरे में मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं ट्रेजरी बिल की। देखिए दोनों के माध्यम से आरबीआई ही पैसा जमा करती है सरकार के लिए, आरबीआई आरबीआई, ठीक ना। लेकिन दोनों में अंतर बस इतना है, इसमें जो होता है, जो बिल जो होता है उसमें कूपन रेट लिखा रहता है, रेट लिखा रहता है,
ठीक ना। कूपन रेट लिखा रहता है, फेस वैल्यू लिखा रहता है और टाइम पीरियड लिखा रहता है। अब बाकी निवेशक, ये आरबीआई ने जारी किया, अब क्या हो गया, मेरे आपका जैसा निवेशक, आम निवेशक या फिर कंपनी वगैरह कुछ भी हो सकती है, मेरे आपके जैसा निवेशक, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, ये बिल हम ले लेंगे और बदले में पैसा जो है वो आरबीआई को दे देंगे, ठीक ना। लेकिन जब ये अवधि पूरी हो जाएगी, जब ये अवधि पूरी हो जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे, आम निवेशक ये बिल वापस करेगा, ये बिल वापस करेगा आरबीआई को, और बदले में आरबीआई क्या करेगी, मूलधन प्लस ब्याज दोनों चीज वापस कर देगी, मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि फेस वैल्यू और ब्याज दोनों चीज जो है वो निवेशक को दे देगी। ये है एक सामान्य बिल का तरीका। दूसरा, जब हम ट्रेजरी बिल की बात कर रहे हैं ना, तो यहां पर क्या होता है कि बॉन्ड मतलब बिल जो है वो ऐसे ही रहेगा, इसमें फेस वैल्यू लिखा रहेगा, ठीक ना, इसमें टाइम पीरियड लिखा रहेगा, लेकिन इसमें कूपन रेट नहीं रहता है। कूपन रेट का मतलब है कि ब्याज दर नहीं रहती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा, कूपन रेट नहीं रहेगा, ब्याज की दर मेंशन बिल्कुल नहीं रहेगी। ये क्या करती है, इसको डिस्काउंट पर बेचती है, बेचती है का क्या मतलब है कि इस पर जो फेस वैल्यू है ना उसको डिस्काउंट पर देगी। एक बात बताइए, फेस वैल्यू, जैसे आपके पॉकेट में जो नोट है, जो 2000 का नोट है, उसके नीचे क्या लिखा हुआ है कि मैं धारक को 2000 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, और नीचे जो है क्या है, आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर है। अब जरा यहीं पर बात सोच के ये देखिए कि आरबीआई आपको ये बोले कि ये 2000 का नोट पकड़ो 1000 में, या 2000 का नोट पकड़ो 1500 में, ठीक ना, ऐसे बोला जा सकता है। तो आरबीआई जो है वो क्या करती है, इस बॉन्ड, इस बिल को, ये जो कागज का टुकड़ा है ना, जो कि अब तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, इसको डिस्काउंट पर बेचती है। जब इसको डिस्काउंट पर बेचती है तो क्या हो गया, कि डिस्काउंट पर बिका हुआ मेरे जैसे और आपके जैसे आम निवेशक के पास आ गया, मेरे और आपके जैसे आम निवेशक के पास आ गया, ठीक ना। हमने क्या किया, ये पैसा डिस्काउंट पर, तो मान के चलिए अगर इसमें था 100 रुपया वैल्यू था, तो आरबीआई ने मुझे बोला क्या कि 90 रुपया दे दो, तो 90 रुपया मैंने आरबीआई को दे दिया और ये बिल जो है वो मेरे पास आ गया। लेकिन जब मैं इसको वापस करूंगा, जब मैं इसको वापस करूंगा अवधि पूरा हो जाने के बाद, तो फिर क्या होगा, आरबीआई मुझे फेस वैल्यू वापस करेगी, आरबीआई मुझे पूरा पैसा देगी। ठीक ना, तो ये तरीका है ट्रेजरी बिल का, ठीक ना। तो सरकारी प्रतिभूतियों के बारे में हमने देख लिया, दो तरीके के उपकरण हो सकते हैं, ठीक ना। क्या क्या, पहला तो हो सकता है सामान्य प्रतिभूति, सामान्य प्रतिभूतियां, और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है ट्रेजरी बिल, ठीक ना। अब जरा बात को समझिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके संदर्भ में, पहला पॉइंट तो ये देख लीजिएगा, ये सामान्य तीन ही अवधि के होते हैं, तीन अवधि के, तीन अवधि कौन कौन सी होगी, या तो ये 91 दिन के होंगे, या ये 182 दिन के होंगे, या ये 364 दिन के होंगे, ठीक ना। तो तीन अवधि के हो सकते हैं, 91 दिन, 182 दिन या 364 दिन। यहां तक बात समझ में आ गया। आगे देखिए, इसी को देखिए, आप लोगों को जब मैं मौद्रिक नीति पढ़ा रहा था तो उस टाइम मैंने एसएलआर बताया था, याद है, एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, सेल्फ लोडिंग राइफल नहीं, ठीक ना। तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो सांविधिक तरलता अनुपात, जब मौद्रिक नीति आप लोगों को पढ़ाया था तो मैंने बताया था एसएलआर, ठीक ना। तो मैंने उस टाइम बताया था ना, तो यहाँ पर हम लोग मौद्रिक नीति की बात कर रहे हैं ना, तो मौद्रिक नीति में जो एसएलआर होता है ना, वो होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, कोई नहीं, तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसका क्या मतलब है, आपको उस टाइम मैंने बताया था क्या कि वर्तमान में जो 18% स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो रखना पड़ता है ना, उसमें क्या होता है कि बैंकों को ये 18%
प्रतिशत अपने पास रखना होता है वो किन 3 रूपों में रखना होता था, या तो कैश के रूप में रख लो, या फिर गोल्ड के रूप में रख लो, या फिर सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में रख लो। याद आ रहा है? तो ये जो बिल्स होते हैं ना, बिल्स के रूप में जो बैंकों ने पैसा निवेश कर रखा है, बिल्स के रूप में जो सरकार ने पैसा निवेश, मतलब बैंकों ने जो पैसा निवेश कर रखा है, इनको क्या करते हैं, इनको ये अपने एसएलआर के रूप में दिखा सकते हैं, रूप में दिखा सकते हैं, इनफैक्ट दिखाते हैं, में दिखाते हैं। और एसएलआर के रूप में जो सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश होता है ना, इसमें सबसे पॉपुलर होता है ट्रेजरी बिल। इसमें सबसे पॉपुलर क्या होता है? ट्रेजरी बिल। इसमें सबसे पॉपुलर होता है ट्रेजरी बिल। यहां तक बात समझ में आई? ठीक ना? आम बोलचाल की भाषा में इनको प्रोमिसरी नोट्स कहा जाता है। ये जो सरकारी प्रतिभूतियां होती है ना, इनको प्रोमिसरी नोट कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, पार्टिसिपेटरी नोट नहीं लिख रहा हूं मैं, प्रोमिसरी नोट लिख रहा हूं, ठीक ना? पीटी में यूपीएससी ने ऐसे पूछ के फंसा रखा है, अब जाके देखिएगा, मिल जाएगा आपको 2017 या 18 के पेपर में। प्रोमिसरी नोट कहा जाता है। एक सरकारी प्रतिभूतियों को क्या कहा जाता है? प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि इस कागज के टुकड़े की कोई वैल्यू थोड़ी है, या फिर वो जो हमें इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में अब मिलता है, पहले कागज का टुकड़ा हुआ करता था, अब तो ऑनलाइन फॉर्म में जो मिलता है, इसकी कोई वैल्यू थोड़ी है। वैल्यू है इसके नीचे जो प्रॉमिस है, प्रॉमिस का वैल्यू है ना, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है प्रोमिसरी नोट। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक ना? तो ये होती है सरकारी प्रतिभूतियां। इनफैक्ट आपको बताऊं, भारत में भारत में राज्यों को सामान्य परिस्थितियों में, राज्यों को सामान्य परिस्थितियों में बिल के माध्यम से पैसा जुटाने की अनुमति नहीं होती है। यानी कि केवल बिल के माध्यम से कौन केवल पैसा जुटाएगा? केवल केंद्र सरकार पैसा जुटा सकती है। राज्य सरकारों के पास बिल के माध्यम से जो है वो पैसा जुटाने की अनुमति नहीं होती है। हालांकि विशेष परिस्थितियों में जैसे कि कोविड आ गया या कोई विशेष परिस्थिति, राज्य में कोई बड़ी संकट आ गई है, तो ऐसी विशेष परिस्थितियों में आरबीआई जो है वो राज्यों को अनुमति दे सकती है कि तुम ट्रेजरी बिल्स जारी कर सकते हो। विशेष परिस्थिति में आरबीआई की अनुमति से ट्रेजरी बिल्स जारी किए जा सकते हैं राज्यों द्वारा। ट्रेजरी बिल, तो दिक्कत है क्या? द्वारा ट्रेजरी बिल जारी किए जा सकते हैं। ठीक ना? तो अब आपको समझ में आ गया, ट्रेजरी बिल कहीं भी दिखे तो दिमाग में तुरंत लाइएगा क्या क्या लाना है दिमाग में, कि डिस्काउंट पर जिनको बेचा जाता है, एंड बॉट एट पार, यानी कि मौद्रिक मूल्य पर खरीदा जाता है। तो ट्रेजरी बिल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ट्रेजरी बिल मैं बार बार बता रहा हूं, डिस्काउंट पर बेचा जाएगा, आरबीआई बेचती है। राज्यों को सामान्य परिस्थितियों में जारी करने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन विशेष परिस्थिति में यदि आरबीआई अनुमति दे तो ट्रेजरी बिल जारी किए जा सकते हैं। तो ये है सरकारी प्रतिभूतियां बिलों के रूप में, यानी कि सरकार जो है वो यदि पैसा प्राप्त करने की कोशिश करती है तो वो इसी माध्यम से कोशिश करती है। यहां तक बात समझ में आ गया? आगे देखते हैं, यहां से आगे बढ़ते हैं। अब हम जरा देखते हैं कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है, जमा प्रमाण पत्र क्या है।
आरबीआई ने एक उपकरण के रूप में इसे 1989 में स्टार्ट करवाया। ठीक ना, क्या हुआ, आरबीआई ने एक उपकरण के रूप में इसे 1989 में प्रारंभ करवाया, लेकिन आरबीआई इस उपकरण का प्रयोग नहीं करती है। आरबीआई ने प्रारंभ करवाया है इसे, लेकिन आरबीआई स्वयं प्रयोग नहीं करती है। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा, ये स्वयं प्रयोग नहीं करती है। क्यों? क्योंकि आरबीआई तो खुद बिल्स के रूप में जारी करेगी ना, वो तो प्रतिभूतियां बिल्स के रूप में जारी करती है, वो तो ट्रेजरी बिल या सामान्य बिल जारी करेगी। तो ये आरबीआई अपने प्रयोग के लिए नहीं है, स्वयं प्रयोग नहीं। ये किसके लिए है? ये है बैंकों के लिए, भारत में कार्यरत बैंकों के लिए। बैंकों के लिए है, ठीक ना, भारत में कार्यरत बैंकों के लिए है ये चीज। यहां तक बात समझ में आ गई? अब जरा समझिए बात को आगे कि बैंक क्या करते हैं। यदि मान के चलिए कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि बैंकों को अपने तत्काल खर्चे पूरे करने हैं, 1 साल की अवधि के लिए उनको कर्ज चाहिए, तो ऐसी अवधि में क्या कर सकते हैं, ऐसी परिस्थिति में क्या कर सकते हैं, बैंक जो है वो जमा प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है ये जारी कर सकते हैं। इन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के माध्यम से वो बाकी अन्य भागीदार के लिए जमा प्रमाण पत्र से जमा प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं, जिसमें आरबीआई के अतिरिक्त अन्य भागीदार पार्टिसिपेट करेंगे। अतिरिक्त अन्य भागीदार पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक ना, आरबीआई के अतिरिक्त अन्य भागीदार जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। आरबीआई डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करती है, ठीक ना। तो जमा प्रमाण पत्र, एक बैंक को पैसा चाहिए तो बैंक क्या करेगी, जमा प्रमाण पत्र जारी करेगी, ठीक। और अन्य भागीदार, आरबीआई के अतिरिक्त जो अन्य भागीदार है वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, वो इसमें खरीदेंगे। यहां पर बात समझ में आ रही, ठीक ना। जमा प्रमाण पत्र की अवधि मिनिमम 7 दिन की होगी, मिनिमम 7 डेज, और मैक्सिमम कितने दिन की होगी, मैक्सिमम 365 दिन। ऐसे भी सिंपल सी बात है, इससे ज्यादा की तो हो ही नहीं सकती है, तो फिर हम मुद्रा बाजार पढ़ ही क्यों रहे हैं, ठीक ना। तो जब हम मुद्रा बाजार पढ़ रहे हैं तो बात है सब कुछ 1 साल से कम की, ठीक ना। तो मिनिमम 7 डेज, मैक्सिमम 365 डेज, ठीक ना। अगली बात, जमा प्रमाण पत्र को मिनिमम 5 लाख का जारी होगा, यानी कि एक बार यदि जमा प्रमाण पत्र आप कोई बैंक जारी करना चाहती है तो वो क्या करेगी, वो मिनिमम 5 लाख का जो है वो इसके मूल्य पर जारी करेगी, और इसके आगे जो है वो 5 लाख के मल्टीपल में, यानी कि 5 लाख के गुणज में। यानी कि एक बैंक को यदि जमा प्रमाण पत्र जारी करना है तो वो 5 लाख का पहाड़ा पड़ेगी, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख, यानी कि क्या है कि वो 5 के मल्टीपल में ही जारी कर सकती है। 5 लाख से कम का जारी नहीं कर सकती है, और 5 लाख से ज्यादा का जारी करेगी ना तो 5 के मल्टीपल में ही जारी करेगी। ये 2 फैक्ट भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है जमा प्रमाण पत्र से, ठीक ना। आगे देखिए, आगे जैसे कि आरबीआई, जब बिल्स में हमने पढ़ा ना कि दोनों तरीके से जारी हो सकते हैं, या तो ये होगा कि हम इंटरेस्ट देंगे, एक फिक्स्ड इंटरेस्ट पहले से ही फिक्स हो गया है, उतना जो है वो हम ब्याज का भुगतान करते रहेंगे, तो एक तो तरीका ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि डिस्काउंट पर, तो यहां पर क्या होगा, यहां वाला क्या है, यहां पर है कि वो चाहे तो ब्याज दे, यदि बैंक चाहे तो वो ब्याज दे, यदि चाहे तो वो इसको डिस्काउंट पर भी जारी करवा सकती है, यानी कि ये ब्याज आधारित भी हो सकता है। अरे जैसे अभी ट्रेजरी बिल और वो समझाया ना कि ब्याज आधारित भी हो सकता है या डिस्काउंट आधारित भी।
आधारित भी। डिस्काउंट आधारित भी, ठीक है। तो दोनों रूप में जारी कर सकती है, छूट है, जैसे चाहे वैसे जारी कर सकती है। क्या तक बात समझ में आया? तो ये है जमा प्रमाण पत्र से संबंधित क्या है स्ट्रक्चर में, जो जमा प्रमाण पत्र से संबंधित स्ट्रक्चर जो भारत में चलता है ये है। यहाँ पर एक छोटा सा अपवाद है, ठीक ना। यहाँ अपवाद क्या है? अपवाद ये है कि भारत में ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अभी हमने देखा था ना, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान, जो तीसरे भागीदार थे, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान। अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान का मतलब है जो पूरे भारत पर वित्तीय काम करते हैं लेकिन बैंक नहीं है, जैसे कि नाबार्ड हो गई, जैसे कि एक्सिम बैंक हो गया, ठीक ना। इन सबको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। लिस्ट दिखाता हूं आपको। ये देखिए ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये देखिए ये है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। एक्सिम बैंक हो गया, नाबार्ड हो गया, सिडबी हो गया, नेशनल हाउसिंग बैंक हो गया, ये सब होते हैं ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक। तो अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान, यदि इनको भी अल्प अवधि में ऋण की आवश्यकता है, यदि इनको भी ऋण की आवश्यकता है तो ये मुद्रा बाजार से ऋण ले सकते हैं, मुद्रा बाजार से ये भी ऋण ले सकते हैं। किस रूप में? जमा प्रमाण पत्र के माध्यम से। ये भी जमा प्रमाण पत्र जारी करके क्या कर सकते हैं? मुद्रा बाजार से ऋण ले सकते हैं। लेकिन 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 यहाँ एक बहुत बड़ा अपवाद है, ये अपवाद प्रश्न बन सकता है। क्या है अपवाद? कि ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कि अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान, ये जो लोन लेंगे ना, ये जो लोन लेंगे, इनकी परिपक्वता की अवधि, इनकी परिपक्वता की अवधि मिनिमम 1 साल और मैक्सिमम 3 साल की होगी। अब देखिए ये भी एक्सेप्शन हो गया ना, ये अपवाद हो गया ना। क्यों? क्योंकि अभी तक तो हम पढ़ रहे थे क्या, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे, हम क्या पढ़ रहे थे कि भारत में जो मुद्रा बाजार होता है ये अल्प अवधि की बात करता है, यानी कि 1 साल से कम की बात करता है। लेकिन यहाँ पर हमने क्या देखा कि ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कि अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान जो है वो 1 साल से कम का नहीं जारी कर सकते हैं और 3 साल से ज्यादा का जारी नहीं कर सकते हैं, यानी कि ये इसका एक अपवाद हुआ। यहां तक बात समझ में आई? यहां तक क्लियर है? जरा देखिए क्या क्या हमने पढ़ा। हमने पढ़ा मुद्रा बाजार। मुद्रा बाजार क्या है? अल्पावधि में ऋण के लेन देन। 5 भागीदार हैं, कौन कौन सा? आरबीआई, ठीक ना, दूसरा है बैंक, तीसरा है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, चौथा है जो टॉप रेटेड कंपनीज है और पांचवा है आम निवेशक। ये 5 जो है इसके भागीदार हैं। मैंने आपको बताया कि ऋण की जो लेन देन होती है ना, कर्ज का जो लेन देन होता है, इसमें कुछ भी गिरवी नहीं रखा जाता है, ये साख पर आधारित होता है और क्या होता है? मनी के सप्लाई पर आधारित होता है, ठीक है। फिर हमने देखा क्या कि आम निवेशक जो होता है वो इसमें केवल कर्ज देता है, ले नहीं सकता है, ठीक ना। फिर इसके बाद हमने क्या देखा? हमने देखा कि सबसे पहला जो इसका उपकरण है वो क्या है? सरकारी प्रतिभूतियां। सरकारी प्रतिभूतियां बिल के रूप में। ये 2 तरीके के होते हैं। पहले होते हैं जिसमें एक ब्याज की दर चिन्हित होती है और ये ब्याज की दर वहां लिखी होती है। आरबीआई जो है वो जब पैसा वापस, जब अपना बिल वापस ले रही होती है तो वो मूलधन भी देती है और ब्याज भी देती है, पहला। दूसरा हमने क्या देखा? ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल में क्या होता है? जो मुद्रित मूल्य होता है उसे डिस्काउंट पर बेच दिया जाता है और जब आरबीआई उसको वापस ले रही होती है तो क्या करती है? मौद्रिक मूल्य देती है, ठीक ना। दूसरा उपकरण हमने देखा वो था जमा प्रमाण पत्र। जमा प्रमाण पत्र के माध्यम से बैंक जो है वो पैसा जुटाने की कोशिश करते हैं, ठीक ना। तो बैंकों को यदि अल्पावधि की के लिए पैसा चाहिए, ये अवधि क्या होगी? 7 दिन से लेकर 1 साल के बीच की यदि चाहिए तो वो क्या कर सकते हैं? जमा प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं, ठीक ना।
5 लाख के मिनिमम वैल्यू और उसके आगे 5 लाख के मल्टीपल में। हमने यहां तक समझ लिया, ठीक ना। आरबीआई ने 1989 में इसको शुरू किया था, हालांकि आरबीआई इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है। ये भी क्लियर हो गया। हमने देखा एक्सेप्शन, ये कि इसका अपवाद है कि ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, भारत में जो अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान है ना, ये भी जमा प्रमाण पत्र जारी करके ऋण प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये जो प्राप्त करेंगे ना, इसकी अवधि मिनिमम 1 साल और मैक्सिमम 3 साल रहेगी। बात समझ में आया? तो ये अपने आप में एक अपवाद था, ठीक ना। तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा? हमने देखा यूपीपीसीएस का जो कल एग्जाम हुआ है, इसमें जो प्रश्न पूछे गए 8-9 के आसपास क्वेश्चन हमने देखे, लेकिन अभी भी 3-4 क्वेश्चन और थे, तो अभी जल्दीबाजी में खोजने में मुझे नहीं मिले, लेकिन 3-4 क्वेश्चन और थे, ठीक ना। बजट वगैरह से ही संबंधित, एक आपको बताया ना कि उसी से संबंधित था, डिजर्ट ड्वेलिंग फॉलोइंग अलकनंदा, बायोडिग्रेडेबल इवेंट प्रेसिडेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पर है। तो 2-3 क्वेश्चन और थे, ठीक ना, वो मुझे अभी मिले नहीं जल्दी जल्दी में। हेवी रेनफॉल, एससीओ, राजस्थान, वाइस प्रेसिडेंट, लेजिस्लेटिव काउंसिल, फाइनेंस कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, मोर्टेलिटी रेट, कैप्टन हॉकिंस, उत्तर प्रदेश सेल्फ रिलायंस मैच्ड, किलिमंजारो, गोदावरी। 2-3 क्वेश्चन और थे जो भी मुझे मिल नहीं रहे हैं। आर्मी जाइलम, आर्गन क्रिप्टन, चार्टर एक्ट, इन्वेडर, यमुना, नासा, निसार, हेबियस कॉर्पस, ये तो पॉलिटी। हाँ ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन छोटा था। क्या कह रहा है? संसाधनों का उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं? एक क्वेश्चन और देखा था हमने जिसमें भविष्य की पीढ़ी की बात थी, और यहां पर क्या है? भविष्य के लिए संरक्षण, सतत विकास। दिख रहा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि केवल सस्टेनेबल डेवलपमेंट से 4 क्वेश्चन पूछे हैं। 5 मिनट जो मैंने आपको पढ़ाया था, उस 5 मिनट से देख रहे हैं 4 क्वेश्चन, ठीक ना। अरे वो नीचे था, एक और है, सेम डेफिनेशन पर बेस्ड क्वेश्चन एक और था। तो 4 क्वेश्चन देख रहे हैं, खाली सस्टेनेबल डेवलपमेंट से है, ठीक। मौर्यन डायनेस्टी, माउंट बायोलॉजिकल, ऋषि सुनाक, नेचुरल सिल्क, ये देखिए एसडीजी वाला ये भी था, शेड्यूल, पॉपुलेशन, अटॉर्नी जनरल, जियोपार्डी, नाना साहेब, मोनोक्साइड, प्रेसिडेंट कैन रिकमेंड पार्लियामेंट चेंज, लिम्ना, एमआरएनए, अनुराधा रॉय, अफगानिस्तान, पार्लियामेंट, एक्सपेंडिचर। देखिए मैं आपको यह भी सिखाना चाह रहा था इस पेपर डिस्कशन से कि हर क्वेश्चन करने के लिए ही नहीं होता है। आपको पता है ना नेगेटिव मार्किंग होती है, तो नेगेटिव मार्किंग है इट मींस व्हाट कि आपको सब के सब क्वेश्चन आंख बंद करके नहीं मारने हैं, कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए भी होते हैं। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन मुझे छोड़ने हैं, किसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक ना। क्यों? क्योंकि टाइम का गेम है वहां पर। इंसेक्टिवोरस, एक और था कोई बजट वाला क्वेश्चन, मुझे एग्जैक्ट नहीं मिल रहा है। इसका आंसर देख लिया था हमने, सब्सिडी 9% गलत है, 4% था। एयरलाइन, न्यूजीलैंड, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, चैलेंजेस इन वर्ल्ड, सैलिनिटी, आर्कीव कीव ये तो नहीं, बाजीराव मस्तानी, अरे नहीं मतलब क्रेडिट ग्रोथ, ये भी देख लिया था, इकोनॉमिक सर्वे वाला। G20 का लोगो ये तो मान के चलिए आपका उससे है, फॉरेन यूनिवर्सिटी, भारत जीता आए, किंग चार्ल्स, मिलिंद पन्हो। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के आप लोगों को पढ़ाया था। केंद्रीय बजट 2023 में वित्तीय क्षेत्र में कौन सा वाक्य सही है, इसमें से कौन सा वाक्य सही है ये पूछा है। क्या कह रहा है स्टेटमेंट देखिए कि राज्यों को 20 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है।
चिल्ला चिल्ला के बताया था 50 साल, जाके देख लीजिएगा वीडियो में, आपको मिल जाएगा पीछे। अगला क्या है, ये व्यय का अनुमान 55 लाख करोड़ रुपए का है। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, और मैं मतलब ये अनुमान के साथ ये कह सकता हूं कि आप लोगों में से भी 90% को याद नहीं होगा कि एग्जैक्ट कितना लाख का जो है वो व्यय की बात थी। आगे देखते हैं 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या रखा गया था, चिल्ला चिल्ला के बताया था 4.5 कम करने की आवश्यकता बताया था मैंने कि 3% पहले टारगेट था, लेकिन फिर कोविड ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, 9% पहुंच गए थे, फिर घटा के मैंने पूरा चार्ट दिखाया था। तो यानी कि ये स्टेटमेंट भी गलत है, ये भी गलत है। अगला क्या है, जीएसडीपी का 3.5% राजकोषीय घाटे के रूप में राज्यों को अनुमति है। याद है, ये लाइन ही बताया था कि 3.5% जो है वो रखने की अनुमति है, जिसमें से 0.5% जो है वो बिजली क्षेत्र के विस्तार के लिए कर सकते हैं, सुधार के लिए। This is the correct statement। बात समझ में आ रहा? तो देखिए, खाली बजट 3 दिन की क्लास, उसी से कितने सारे क्वेश्चंस थे, ठीक ना। तो मैंने बताया ना, और भी कुछ क्वेश्चन है, सारे मुझे नहीं मिल पाए अभी, क्योंकि क्वेश्चन आगे पीछे हो जाते हैं ना हर में, ठीक। तो ये कुछ प्रश्न थे। आई होप अब तो आप लोगों को विश्वास आ रहा होगा, मन में कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि आप भी कर सकते हैं। मेन उद्देश्य ये था, मेरा ये दिखाने का बिल्कुल उद्देश्य नहीं था कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आ रहा है, ये उद्देश्य नहीं था। आपके मन में बस विश्वास जगाना था कि हाँ, किया जा सकता है, ठीक ना। और दूसरा, मुझे ये भी दिखाने का उद्देश्य था कि हर क्वेश्चन कैसे हैंडल करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे उनको आंसर करने की कोशिश करनी है, ठीक है ना। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं रखते हैं, ठीक ना। बाकी कल हम आगे पढ़ेंगे। मनी मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यूपीएससी में भर भर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक ना। तो कल हम इसी को कंटिन्यू करेंगे आगे। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।